आज का हमारा अगला टॉपिक है क्रिया यानी वर्ब। तो पहले हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, आना जाना, ये सभी क्या हैं? क्रिया हैं। ये सभी क्रिया हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, आना जाना, ये सभी क्रिया हैं। अगला देखते हैं धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे हो गया चलना, चलना, चलना क्रिया का चल धातु है। और हो गया पढ़ना, पढ़ना क्रिया का पढ़ धातु है। अगला हेडिंग है धातु के दो भेद होते हैं। पहला है मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। तो हम पहला देखते हैं मूल धातु। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे हो गया जा, खा, पी, रह आदि, ये सभी क्या हैं? मूल धातु हैं। ये किसी अन्य क्रिया पर निर्भर नहीं होती। तो ये क्या हो गया? मूल धातु। अगला देखते हैं यौगिक धातु। दूसरा है यौगिक धातु। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह तीन प्रकार की होती हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया धातु और तीसरा है नाम धातु। तो हम पहला देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया धातु। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जैसे आना जाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे देखते हैं संज्ञा, क्रिया एवं नामबोधक। तो लाठी क्या है? संज्ञा और क्रिया मारना, तो नामबोधक हो जाएगा लाठी मारना। रक्त क्या है? संज्ञा और खिलौना क्या है? क्रिया। नामबोधक क्रिया में हो जाएगा रक्त खिलौना। अगला देखते हैं दुखी प्लस होना, तो क्या हो जाएगा? दुखी होना। पीला पड़ना, पीला प्लस पड़ना हो जाएगा पीला पड़ना। चौथा है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कान होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पर दो कर्म है, दो कर्म छात्र, दो कर्म छात्र हिंदी। यहाँ पर देखिए दो कर्म है, छात्र है और हिंदी। अगला हेडिंग देखते हैं, पांचवा हेडिंग देखते हैं संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे वह खाने लगा, मैंने किताब पढ़ ली। यहाँ क्या हो जाएगा? दो क्रियाओं के सहयोग से निर्मित है। अगला छठवां हेडिंग देखते हैं क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है,
टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगला हेडिंग देखते हैं वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पहला हेडिंग देखते हैं कर्तृवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध हो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, जैसे बच्चा खेलता है, पुस्तक पढ़ी गई और घोड़ा भागता है। ये सभी क्या थे? कर्तृवाच्य। और अगला देखते हैं कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। ये क्या है? कर्मवाच्य। तीसरा हेडिंग देखते हैं भाववाच्य। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाचक कहलाता है जिससे वह अपने भाव की प्रधानता का बोध होता है, जैसे अब मुझसे रहा नहीं जाता, गौरव से सोया नहीं जाता। ये क्या थे? भाववाच्य। वाच्य के प्रयोग। अगला हेडिंग देखते हैं वाच्य के प्रयोग। इस आधार पर 3 प्रकार के प्रयोग माने गए हैं। पहला है कर्तरी प्रयोग, दूसरा है कर्मणी प्रयोग, तीसरा है भावे प्रयोग। तो पहला देखते हैं कर्तरी प्रयोग। जब वाक्य में अपने क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तरी प्रयोग होता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है और सीता आम खाती है। तीसरा हेडिंग देखते हैं कर्मणी प्रयोग। जब वाक्य में अपने क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणी प्रयोग होता है, जैसे राधा ने गीत गाया। अगला हेडिंग देखते हैं भावे प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता का अनुसरण न करके सदैव एक वचन लिंग एवं अन्य पुरुष में हो तब भावे प्रयोग होता है, जैसे अनीता ने बेल को खींचा, लड़कों ने पत्र को देखा। ये क्या थे? भावे प्रयोग। हमारा अगला हेडिंग है काल यानी टेंस। तो हम चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल। तुम चलिए देखते हैं वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे मुनि माला फेरता है, गवैया गा रहा है। इसके 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तत्कालीन वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, चौथा है पूर्ण वर्तमान और 5वां है संभाव्य वर्तमान। दूसरा हेडिंग हमारा है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है।
इसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। और हेतुमत भूतकाल। तीसरा देखते हैं भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य परिवेश में होगा या भविष्य में होगा। अगला हेडिंग देखते हैं भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा वह भविष्यकाल कहलाता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा। इसके 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमद भविष्यकाल।